अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जेईई एडवांस सीरीज के लिए, वो अगेन ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का है। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज। ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इससे भी आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहां पे क्या है, अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर बार ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो हमारे पास एक बार है या एक रॉड है जिसका मास m है और उसको हमने सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है जिसका रेडियस कितना दिया है r। इज हिंज्ड फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू a। तो इस पॉइंट के अबाउट ये हमारा वहां पे क्या है, हिंज्ड है। हिंज का मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट के अबाउट ये जो सेक्शन है या ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये यहां पे क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। इफ द बार इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द पोजिशन एज शोन वेयर ए बी इज हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द बार एंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बार बाय द पिन एट ए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पोजीशन पे हमने इस सेमी सर्कुलर रिंग को लाके क्या किया है, छोड़ा है। तो एक तो हमें बताना है कि उस इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वहां पे, और दूसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि उस टाइम पे जो हिंज है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो हमें यह मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, सेमी सर्कुलर रिंग की, बताओ सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां कहीं होता है कि नहीं होता है वहां पे? और या फिर मैं डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर देता हूं। जैसे देखो ये अगर तुम्हारी वहां पे सेमी सर्कुलर बार है और ये सेमी सर्कुलर बार इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है, यानी रोटेट कर सकती है। तो हमें मालूम है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास यहां से y डिस्टेंस पे होता है, और जो भी y रहता है y की वैल्यू होती है 2r अपॉन पाई। देखो है कि नहीं? वहां पे जब हम डिस्क की बात करते हैं तो उसका वहां पे क्या था, 4r अपॉन 3 पाई था। लेकिन जब हम सेमी सर्कुलर वायर की बात करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है 2r अपॉन पाई पे। अब बताओ इस पोजीशन पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बताओ यहां पे हम क्या शो करेंगे? एक तो हम यहां पे सेंटर ऑफ मास पे शो करेंगे m इंटू जी। देखो है कि नहीं यहां पे? तो यहां पे एक तो हम शो करेंगे m इंटू जी, दूसरा वहां पे क्या शो करेंगे? दूसरा हम शो करेंगे कि जो हिंज है, हिंज भी यहां पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। अब बताओ हिंज का जो भी फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट पे, हिंज का जो भी फोर्स लग रहा होगा इस पॉइंट पे, उसका टॉर्क तो क्या बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी हमें नहीं मालूम है कि हिंज ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने बोला कि डायरेक्शन कुछ भी हो, यहां पे डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और जिस टाइम पे हम छोड़ेंगे तो उस टाइम पे टॉर्क केवल किसका बन रहा होगा, mg का बन रहा होगा। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे टॉर्क की वहां पे mgr। mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा mgr इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। देखो है कि नहीं है? और हमें रिजल्ट याद है कि जब हम किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट जब लिखते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, तो जिस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो ये अगर पॉइंट ए है तो इसका मतलब है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ए चाहिए वहां पे। अब ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा? तो ध्यान रखना है हमें कि अगर मान लो यहां पे कंप्लीट रिंग है,
बताओ अगर एक कंप्लीट रिंग है और कंप्लीट रिंग का अगर हम सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, तो आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बता रहा हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा वहां पे। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास कंप्लीट रिंग है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लो इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो बताओ कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, ये c है मान लो, या C है, या फिर मान लो ये पॉइंट O है, तो O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। देखो है कि नहीं है, कंप्लीट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो mr² होता है। मास मैंने 2m ले लिया। अब मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने तुमसे बोला कि इस रिंग को यहां पे हाफ कर दो, इसको 2 सेमी सर्कुलर पार्ट कंसीडर करो। अब तुम क्या बोलोगे, इस एक्सिस के अबाउट जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे वाले का है वैसा ही ऊपर का है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके, केवल एक सेमी सर्कुलर की, तो उसका O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बताओ वो तुम्हारा हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे। तो अगर कंप्लीट का 2m है तो इस पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं हम, देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगर हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट का होता है 2mr², तो आधे वाले का देखोगे तो O पॉइंट के अबाउट अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो mr² आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। क्लियर, जो कंप्लीट का होता है वही उसके क्या होता है, पार्ट का होता है। तो कंप्लीट का अगर 2m था और यहां पे मास अगर m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, mr² हो जाएगा। हमने इसको क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में, मैंने क्या बोला, अगर O पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते तो वो लिखते 2mr²। अब अगर हमने इसका हाफ पार्ट कंसीडर किया है तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर का है वैसा ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे का है, तो हाफ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो वो हो जाएगा वहां पे mr²। तो हमें O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है कि नहीं मालूम है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा O है। अब ध्यान रखना है, अगर O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और अगर हम A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, बताओ ये एक्सिस भी पैरेलल है, ये एक्सिस भी पैरेलल है, और अगर तुम लिखते हो IA किसके बराबर, IA को तुम लिखते हो I0 प्लस mr², तो बताओ ये रिजल्ट सही होगा क्या। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, हाफ पार्ट का क्या हो जाएगा, उसका हाफ कर दिया। तो इसका मास यहां पे m था तो हमने टोटल का मास 2m माना, तो आधे वाले पार्ट का mr² हो गया। अब मैंने क्या बोला, अगर हमें O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और A पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो यहां पे अगर दो एक्सिस को इमेजिन करोगे तो दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। और अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया A पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो I0 प्लस mr², तो ये रिजल्ट वहां पे रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हमने वहां पे क्या डिफाइन किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास दो एक्सिस होगी, दोनों ही एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और उनमें से एक एक्सिस पास करनी चाहिए किससे, सेंटर ऑफ मास से। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं। तो अभी हम A पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 प्लस mr² लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे C, और C वहां पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। अब बताओ O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, C के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो IO किसके बराबर होगा, IO हो जाएगा ICM प्लस my²। देखो है कि नहीं है, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो ICM प्लस my² O पॉइंट के अबाउट देगा कि नहीं देगा वहां पे। अब I0 ये हो गया mr², तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो चेक करो वो mr² माइनस my² होगा कि नहीं होगा। और एक बार अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है
तो अब बताओ, ये एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम बोलेंगे ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई सी एम प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है तो आईसीएम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लिया हमने, मान लो डी। देखो सही लिखा ही नहीं लिखा। अब वैल्यू अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो आई ए, आईसीएम क्या हो गया, आईसीएम हो गया एम आर स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2mr स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेट करने का तरीका है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट का होता है वही इसके पार्ट का होता है। तो पहला हो गया mr स्क्वायर, फिर उसको हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसफर किया, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम है तो हमने पैरेलल एक्सिस से ए पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीका यहां पे यही है। अब ये पार्ट मैं यहां पे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें मिल गया है तो अब तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, अब तुम इक्वेशन लिखोगे वहां पे एम जी आर, आई की वैल्यू 2mr स्क्वायर इंटू अल्फा, एम एम कैंसिल आउट होगा, एक आर कैंसिल आउट होगा, तो अल्फा की वैल्यू g/2r। बताओ यही तुम्हारा उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा वहां पे? देखो इतना है कि नहीं है वहां पे। अच्छा फिर से अब देखो जरा डायग्राम को जरा, ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है और ये सेमी सर्कुलर रिंग इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। अब फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जिस टाइम पे हमने रिलीज किया, जिस टाइम पे हमने रिलीज किया उस टाइम पे हिंज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब हमें यह मालूम है कि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और ये अगर रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है तो बताओ जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। तो अब सबसे पहले यहां पे शो करो इसका सेंटर ऑफ मास। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वहां पे कितना है d, और d की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट करी है, वो कैलकुलेट करी है r स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये r वहां पे छोटा है तो ये हो जाएगा 2r अपॉन पाई। तो यहां पे जो d डिस्टेंस होगा वो तो हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4r स्क्वायर अपॉन पाई। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाहर निकाल लो, यहां पे आएगा 1 प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर। तो आगे ये रिजल्ट हमें क्या करना है, यूज करना है कि नहीं। अच्छा अब हमें मालूम है कि जैसे ही हम छोड़ेंगे, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट करेगा। और हमें मालूम है कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके पास बेसिकली दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा वहां पे क्या होता है, टेंजेंशियल। तो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो कहां एक्ट कर रहा होगा, वो एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो एक्ट कर रहा होगा अलोंग द टेंजेंट। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं।
जिस टाइम पे हम छोड़ेंगे उस टाइम पे रिंग रोटेट करना स्टार्ट करेगी, और रिंग अगर रोटेट करना स्टार्ट कर रही है इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट कर रहा है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में चलती है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक है सेंट्रीपिटल, दूसरा है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां एक्ट कर रहा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा वहां पे अलोंग द टेंजेंट। अच्छा, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं AT। तो बताओ AT अगर कैलकुलेट करना है तो AT की वैल्यू वहां पे R अल्फा होती है कि नहीं होती है? और ध्यान रखना, जब ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसका रेडियस वहां पे D होगा कि नहीं होगा? यहां पे रेडियस R नहीं लिया जाएगा। सेंटर ऑफ मास अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो D डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो AT जो था वो R अल्फा था, तो वो यहां पे हो जाएगा D इंटू अल्फा। तो बताओ यहां से हमें AT की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? फिर हमें मालूम है कि जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू लिखी जाती है R ओमेगा स्क्वायर। R ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है D ओमेगा स्क्वायर। और हमें कैलकुलेशन कब करना है? जिस टाइम पे हमने रिलीज किया है, और जिस टाइम पे रिलीज करोगे उस टाइम पे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और बताओ एंगुलर वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो उस टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ जीरो होगा या नहीं जीरो होगा? तो जिस टाइम पे हम इसको छोड़ेंगे उस टाइम पे यहां पे केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, फिर से अब देखो जरा डायग्राम को जरा। यहां कहीं था हमारा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस D। फोर्सेस हमने कौन से शो किए? फोर्सेस यहां पे हमने शो किए M इंटू G। अच्छा, चेक करो जरा यहां पे, ये जो एंगल है मान लो ये एंगल थीटा है। बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? साइन थीटा हो जाएगा y बाई डी। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा यहां पे। जो भी साइन थीटा रहेगा, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस d है, तो साइन थीटा हो गया वहां पे y बाई डी। अच्छा, अब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल 90 माइनस थीटा है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो उस टाइम पे अगर देखोगे तो mg का एक कंपोनेंट हम देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग, तो वो चेक करो mg साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा? mg साइन थीटा। अब बताओ इस डायरेक्शन में अगर एक mg साइन थीटा कंपोनेंट है तो उसके परपेंडिकुलरली एक यहां पे mg cos थीटा भी होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब ध्यान है mg को हम किस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी हम mg को रिजॉल्व करेंगे तो mg को हम रिजॉल्व करेंगे किस डायरेक्शन में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन दो पॉसिबल है तो उसी डायरेक्शन में हम सभी फोर्स को वहां पे क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये तुम बताओ mg का जो कंपोनेंट आया ये 90 माइनस थीटा, देखो चेक करो सही लिखा नहीं है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो mg साइन थीटा, mg cos थीटा। अब बताओ हिंज की जो नॉर्मल आएगी इसको हम क्या किस डायरेक्शन में शो करेंगे? तो ध्यान रखना है हिंज की जो नॉर्मल आएगी उसके भी वहां पे हम दो कंपोनेंट शो करेंगे। एक कंपोनेंट हम शो करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग, तो उसको बोल दो nx, और दूसरा हम शो करेंगे टेंजेंशियल के अलोंग, तो उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे? ny बोलेंगे, है कि नहीं? अब कैलकुलेशन करना है तो पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? पहली इक्वेशन लिखोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की।
बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करोगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे nx माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए सी। देखो है कि नहीं है? जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर, nx ज्यादा होना चाहिए अभी, तो हम इक्वेशन लिखेंगे nx माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए सी। लेकिन ए सी वहां पे जीरो है, तो जो भी नॉर्मल का x कंपोनेंट है वो यहां पे एम जी साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, y मालूम है, d की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से निकल जाएगा। अब nx आ गया mg साइन थीटा। अब चेक करो टेंजेंट के अलोंग फोर्स कितना है, तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लिखा जाएगा mg cos थीटा माइनस ny इक्वल्स टू m इंटू एटी, और एटी का मतलब वहां पे क्या है? d अल्फा है, तो जो भी नॉर्मल का y कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस डी अल्फा। देखो है कि नहीं है? और ध्यान रखना है यहां पे हमने जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमने कंसीडर किया है परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू एसी। भाई एक्सेलरेशन दो है, एक सेंटर के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग है। तो नॉर्मल का हमने एक कंपोनेंट सेंटर के अलोंग लिया और एक टेंजेंट के अलोंग लिया। टेंजेंट को हमने ny बोला है, दूसरे को हमने nx बोला है। डायरेक्शन हमने अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया है। अगर पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्शन सही है, अगर नेगेटिव आएगा तो उसका हम उल्टा कर देंगे। तो अगर ny पॉजिटिव आया तो इस तरह से होगा, नेगेटिव आया तो नीचे की ओर शो कर देंगे। अब बताओ यहां पे अगर हम सबकी वैल्यू पुट करें तो nx ny मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब nx मालूम है, ny मालूम है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो टोटल नॉर्मल होगी वो होगी अंडर रूट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो, और यहां पे अब तुम्हें आंसर चेक करना है। मैं आंसर लिख रहा हूं वहां पे, जो नॉर्मल आता है, अब तुम्हें कैलकुलेशन करके देखना है। जो नॉर्मल आता है वो दिया है 0.593 mg। तो कैलकुलेट कैसे करना है वो तरीका मैंने अब तुम्हें बता दिया है। अब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो तुम्हें वहां पे यहां पे करके देखना है, ठीक है? क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग देखोगे कई बार मॉड्यूल में, बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जहां पे हमें हिंज की नॉर्मल क्या करनी होती है? कैलकुलेट करनी होती है। तो नॉर्मल जब भी कैलकुलेट करेंगे हिंज की, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल को हमेशा हम दो पार्ट में रिजॉल्व करके लिखेंगे। एक हम रिजॉल्व करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग, और दूसरा हम रिजॉल्व करेंगे किसके अलोंग? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग, ठीक है? तो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो पार्ट चेक करके देखो, और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखो वहां पे, ठीक है? तो नोट डाउन कर लो इसको।